और चलिए आज के सबसे सुखद खबर की बात करते हैं। आज भारत के स्पेस हिस्ट्री में एक और माइलस्टोन जुड़ चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 17 दिन बिताने के बाद भारत के शुभांशु शुक्ला धरती के लिए वापस होने के लिए तैयार हो चुके हैं। शुभांशु का वापसी मिशन आईएसएस से शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर में यूएन में अनडॉकिंग प्रोसेस, आपको बता दें कि जो अनडॉकिंग की पूरी प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाएगी। स्पेस मिशन के दौरान शुभांशु ने स्पेस स्टेशन पर साइंस एक्टिविटी की है। इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के 7 और नासा के 5 एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। शुभांशु के इन एक्सपेरिमेंट्स में भारत के गगनयान मिशन को मदद मिलेगी। साथ ही शुभांशु ने स्पेस स्टेशन के कपोला मॉड्यूल के 7 ऑब्जर्वेशन विंडो से धरती को अलग अलग तरीके से भी देखा। इसकी तस्वीरें भी उन्होंने साझा की और तमाम जो जानकारी है वो भी इकट्ठी की है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही शुभांशु ने प्रधानमंत्री मोदी से भी वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। शुभांशु ने पीएम मोदी को स्पेस से दिखते हुए भव्य भारत के बारे में जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि दिन में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखने के बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था। एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारत के शुभांशु शुक्ला 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से आईएसएस के लिए निकले थे। शुभांशु ड्रैगन अंतरिक्ष यान से 28 घंटे की यात्रा के बाद स्पेस 26 जून को आईएसएस पहुंचे थे। अब शुभांशु और उनके साथ कल कैलिफोर्निया के समंदर में स्प्लैश डाउन करेंगे। आज अनडॉकिंग की प्रोसेस शुरू होने के पहले ही कल शुभांशु ने एक बार फिर से अपनी फेयरवेल स्पीच में स्पेस एक मैसेज दिया और कहा कि आज भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। और इसी मिशन को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। दिनेश यादवेंद्र पूर्व वैज्ञानिक हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीके त्यागी पूर्व वैज्ञानिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सृजन पाल सिंह वैज्ञानिक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले टी राघवन, आपका रुख कर रही हूँ। इस वक्त आपको वहां पर क्या माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि जितना इंतजार शुभांशु के जाने को लेकर था, आज ठीक उसी तरीके का इंतजार एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि आज का दिन भी बेहद ऐतिहासिक है हमारे देश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसरो के अगर मिशन कंट्रोल की बात कर ले तो वहाँ पर भी वही रहस्य, वही रोमांच जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बहुत क्रिटिकल मिशन है। जिस तरह से लिफ्ट ऑफ और डॉकिंग हुई थी, उतना ही क्रिटिकल, उतना ही रहस्य भरा हुआ, उतना ही रोमांचित कर देने वाला अनडॉकिंग और स्प्लैश डाउन भी है, जो करीब 2 घंटे पहले कह सकते हैं कि सफ़र की शुरुआत जो है वो फॉर्मली हो गई थी, जिसमें शुभांशु शुक्ला और बाकी जो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने आईएसएस स्टेशन को छोड़ दिया और अपने क्रू ड्रैगन, जिसे ग्रेस का नाम दिया गया, उस स्पेसक्राफ्ट में पहुंच गए हैं। डीप्रेशराइजेशन उस स्पेसक्राफ्ट का किया जाता है। उसके अलावा फिर हैचेस को जो है खोलने की प्रक्रिया होगी। ये सारा कुछ ऑटोनॉमस है। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से तकरीबन 4:30 बजे जो हैच क्लोज का कमांड जो है वो दे दिया जाएगा, यानी अनडॉकिंग का कमांड देने के साथ ही जो 12 हुक हैं जिससे ये स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से जुड़ा हुआ है, वो 2 चरणों में 6 हुक एक बार और 6 हुक एक बार, 2 चरणों में ये हुक जो है उससे अलग हो जाएंगे। उसके बाद जो है वहां से जो अनडॉकिंग बर्न, एक इंजन वहां पर छोटा सा जो है फायर किया जाएगा और एक स्प्रिंग रुमा एक मैकेनिज्म होता है प्रिया, उसमें दोनों में जो इंटरफेस होता है, चाहे वो आईएसएस का इंटरफेस हो चाहे स्पेसक्राफ्ट का इंटरफेस हो, एक स्प्रिंग से धक्का लगेगा और ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो उससे अलग हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया भी काफी जटिल है, क्योंकि उसके बाद डिपार्चर बर्न करना होगा, फिर बाद में फेजिंग बर्न होगा, उसके बाद फिर जो डी ऑर्बिटल बर्न होगा, उसके बाद फिर री एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, उसके बाद स्प्लैश डाउन होगा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्पेसक्राफ्ट जो है आईएसएस से अलग होने के बाद
किसी भी तरीके से उसके रास्ते में ना आए और सुरक्षित धरती पर लौटे। और इस प्रक्रिया को तकरीबन 22.5 घंटे लगेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे समंदर में एक बार स्प्लैश डाउन के साथ स्पेस की अपनी 18 दिन की यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आएंगे। बिल्कुल, और जो अनडॉकिंग की प्रोसेस आप बता रहे थे वो हम अपने मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश यादवेंद्र जी, जो ये पूरी अनडॉकिंग की प्रोसेस होगी, बताया जा रहा है कि इसमें मैनुअल कंट्रोल किसी तरीके का नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक होगा। किस तरीके से ये पूरी अनडॉकिंग की प्रोसेस होगी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? जी, ये पूरी तरह ऑटोनोमस है, कोई इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ये प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक, समुद्र में गिरने तक, ये पूरा का पूरा ऑटोनोमस है, कंप्यूटर द्वारा चालित है। ये इसमें शुरू में क्या होता है, इसमें जो हैच के सामने जो है, जो जहाँ पे ज्वाइन किया है, वहाँ पे 4 ड्रैको थ्रस्टर्स होते हैं। वो फायर होते हैं चारों, ताकि सेफ डिस्टेंस तक ये जो कैप्सूल है मूव कर जाए। जब वो मूव कर जाता है तब उसके बाकी थ्रस्टर्स फायर होते हैं, ताकि वो डी ऑर्बिट करते जाए धीरे 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 करके। वो लोअर और उसकी ऑर्बिट की जो हाइट है अभी वो 400 है। 400 से वो नीचे नीचे आते हैं और फिर बाद में उसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो बदली जाती है। उसका जो बेस है, जहाँ पे उसकी हीट शील्ड लगी है, वो अर्थ को, एटमॉस्फेयर को फेस करती है और वहाँ से स्पीड वो धीरे धीरे कम एक्सेलरेशन, उसका स्पीड कम करते हैं। उसके बाद फिर वो जो प्रक्रिया है उसमें पैराशूट्स खुलते हैं। पहले शुरू के ड्रोग पैराशूट्स खुलते हैं, वो करीब 8 किलोमीटर के हाइट पे होता है। जब वो करीब 2-3 किलोमीटर पे आते हैं तब वो मेन पैराशूट्स खुलते हैं और वो धीरे से फिर जाकर वो कैलिफोर्निया के पास पैसिफिक ओशन में समुद्र में गिरेगा और तब उसको रेस्क्यू टीम जाएगी, उसको, उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके शोर पे लाएगी। बाकी प्रक्रिया और है कि वो फिर 7 दिन का रिहैबिलिटेशन होगा, क्योंकि वो माइक्रो ग्रेविटी में थे। उनको नॉर्मल ग्रेविटी में शुरू में दिक्कत आएगी, तो वो 1 हफ्ते बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। अंडर ऑब्जर्वेशन कुछ दिन के लिए उन्हें रखा जाए? नहीं, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन, रिहैबिलिटेशन। ऑब्जर्वेशन तो ये कि उससे देखो क्या है, इनसे कुछ कार्य, कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी जिससे वो रिहैबिलिटेशन होगा। उनकी मांसपेशियां फिर दोबारा पुरानी जैसे थी वैसे काम करना शुरू करेंगी, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी के बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। उससे निकलने के लिए वो खास ट्रीटमेंट होती है। उसमें हमारे हिंदुस्तान के भी जो एवियनिक मेडिसिन वाले हैं, स्पेस मेडिसिन वाले हैं, हम भी जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि हम सीखेंगे। एक हमारे हिंदुस्तानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों को मौका मिलेगा कि वो माइक्रोग्रेविटी से जब वापस आते, जब हमारे वैज्ञानिक, हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे गगनयान में, वो जब वापस आएंगे तो क्या प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। वो तो खैर किताबी नॉलेज रहता है, लेकिन एक्चुअली खुद खड़े होके वहां पे देखना कि एक हमारे एस्ट्रोनॉट के साथ कैसा हो रहा है, तो बाद में जब हम 3 या 4 या जो भी जाएंगे उनके साथ क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है, क्या रिएक्शन होता है। एक जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना, वो कोई आपको देने वाला नहीं है। माना कि इसके ऊपर 550 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन वो 550 करोड़ रुपया वर्थ इट है, बिकॉज वही हमें वो ज्ञान मिलेगा जो किताबों से तो मिलता है, लेकिन एक वो प्रैक्टिकली वहां पे जब वो रिहैबिलिटेशन के समय हमारे साइंटिस्ट रहेंगे, इसरो के और बाकी जगह के। और मुझे उनकी बात भी याद आती है, शुभांशु ने ये बताया भी था कि उन्हें अपने पैरों को बांधकर रखना पड़ता है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की थी तो ये जानकारी भी दी थी। बीके त्यागी जी, ये मिशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि 7 ऐसे प्रयोग शुभांशु ने वहां पर किए हैं, जबकि 60 से ज्यादा अलग अलग प्रयोगों में वो शामिल भी हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण आप इसे देख रहे हैं? देखिए, अभी जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि एक फर्स्ट हैंड हमारे लिए एक्सपीरियंस था स्पेस जर्नी का, स्पेस में रहने का, और एक लाइव सैंपल कहें कि स्टडी के लिए शुभांशु जो है हमारे साथ रहेंगे। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको जो हम माइक्रोग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है, चाहे बोन की बात हो, चाहे मसल्स की बात हो, वो तो है ही है। वो अपने आप में एक कहें कि लिविंग सैंपल हो गए स्टडी के लिए। दूसरी बात ये हो गई कि जो 7 एक्सपेरिमेंट किए हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, जिसमें कुछ जो एक्सपेरिमेंट हैं वो हमें एक डायरेक्ट कहें कि हमारी जो गगनयान जाएगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे,
और जो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उनका एक फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकता है, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में जैसे कहा कि जो हमारा डिजनरेशन ऑफ मसल्स और बोन का है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो स्टडी है, वो जो डाटा, वो जो एक्सपीरियंस, वो जो फीडबैक हमें मिला है डायरेक्टली इस एक्सपेरिमेंटेशन से, फ्यूचर में आप देखिए कि ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, बोन आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं, फिर आपके मसल्स ज़्यादा उम्र में या बुढ़ापे में वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक होप है। तो एक इसका फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशन भी है, ऐसे नहीं कि एक अभी शॉर्ट टर्म हमें गेन मिला है। दूसरा जो हमने एक्सपेरिमेंट था माइक्रो एल्गी को लेके कि किस तरीके से कम जगह में अगर आप लंबी स्पेस ट्रेवल पर जा रहे हैं तो आपका फूड सपोर्ट सिस्टम अपने आप हो जाए, वो कौन से एल्गी हो सकते हैं जो आपको ऑक्सीजन भी दें, बायोफ्यूल भी दें और फूड भी दें, तो वो एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरा जो जर्मिनेशन का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें मेथी और मूंग को उन्होंने किया था, एक बहुत जल्दी ये इनका अंकुरन जो है वो हो जाता है, और वो वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो एम्ब्रियो थे वो भी कुछ फ्रीज करके लाए हैं, तो उसमें माइक्रोग्रेविटी में जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है। तो इस तरीके से क्या उसमें कुछ जेनेटिक चेंज आता है, तो अगर आपको अपनी एग्रीकल्चर में वो फसलों में जो जल्दी जर्मिनेशन हो जाए, उस तरह की एक इंफॉर्मेशन जो है इन एक्सपेरिमेंट से मिलेगी। और एक और जो सबसे मतलब कुछ फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी किए थे, कुछ पेंडुलम वाला भी था, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक पेंडुलम ग्रेविटी की वैल्यू पेंडुलम को हिला के हम निकाला करते थे, तो पेंडुलम वहाँ कैसे बिहेव करेगा जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। और एक टार्डीग्रेड, एक बहुत छोटा माइक्रोब, कहें कि छोटा एनिमल है, बहुत मिलीमीटर से भी कम उसकी जो साइज है, वो उसको लेकर गए थे फ्रोजन सैंपल उसके, और उसको वहाँ पे रिवाइव करने की बात थी। यानी कि एक वो ऐसा एनिमल है जो बहुत हार्ड कंडीशन को सर्वाइव कर लेता है, हाई टेम्परेचर, हाई मतलब लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर, एक्सट्रीम वेदर, हर जगह वो सर्वाइव कर लेता है। तो क्या उसको रिवाइव किया जा सकता है? तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंस के लिए देगा। मान लीजिए आपको बहुत लॉन्ग वॉक पे स्पेस में ट्रेवल करना है, कई साल जिसमें लगेंगे, तो उस वक्त क्या जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको इस तरीके की कोई एक टेक्निक से कहें कि हाइबरनेशन में लेके जाया जा सकता है कि वो एजिंग प्रोसेस ना बढ़े, या वो उनको जो फिजिकल लेवल पे कोई दिक्कत ना आए, और वो जब वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएं दोबारा से उनको रिवाइव किया जा सके। तो ये सारे फ्यूचरिस्टिक कहें कि इनपुट्स हमें आगे की रिसर्च के लिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हमें एक इमीडिएट हमारी जो नॉलेज है हमारे गगनयान के लिए वो उसमें फ़ायदा देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो बेसिक हैं, जो क्योंकि ये जो स्पेस का जो जैसे कि प्राइवेट सेक्टर अभी इसमें आ गए हैं, तो जो स्पेस टूरिज्म है, तो एक एस्ट्रोफिजिक्स, एक्स्ट्रोबायोलॉजी, ये जो नए एरियाज जो निकले हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इनपुट है हर एक एक्सपेरिमेंट का। मतलब मैं पूरे जो भी 60 एक्सपेरिमेंट हुए हैं मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जिसमें खास जो हमारे साथ थे वो इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, इंडियन हेल्थ सेक्टर के लिए और गगनयान के लिए ये जो कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट हमको इनपुट इनसे मिलने वाला है। और बहुत ये क्योंकि स्पेस जैसा कि हम कहते हैं कि वो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, ठीक इसी तरीके से जो इन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, वो भी सभी मतलब एक ह्यूमैनिटी एज ए होल, क्योंकि जो हम हेल्थ की बात करते हैं वो सभी जगह है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ज़्यादा है। एक और एक्सपेरिमेंट किया था जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का, कि खासकर जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए भी एक इसमें उम्मीद निकल के आती है। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि जीरो ग्रेविटी में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कैसे काम करती है,
तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, जब रिपोर्ट्स मिलेंगी तो होगा। तो एक मान लीजिए आप डायबिटिक हैं और एक स्पेस ट्रेवल आप करना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या प्रिकॉशन, जैसे कि आप जहाज में भी जब जाते हैं ना तो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना। मैं आगे भी आऊंगी। हाँ। इसका ये मतलब हम समझे कि काफी सेक्टर्स में हमें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, जो अलग अलग प्रयोग किए हैं। यकीनन बहुत कुछ अब भारत में बदलने वाला है। और मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। प्रोफेसर आरसी कपूर साइंटिस्ट हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले दिनेश जी, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? बड़ा अहम पहलू टार्डिग्रेड्स के बारे में बताना चाह रहा था। जब हम स्पेस में जाते हैं तो एक चीज़ होता है रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन। रेडिएशन से बहुत डैमेज होता है। और टार्डिग्रेड्स की एक खासियत है कि जिस डोज में इंसान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उससे 1000 गुना ज़्यादा, 1000 टाइम्स मोर रेडिएशन वो सह लेता है। तो वो कैसे सह लेता, हाउ इज इट एबल टू सर्वाइव 1000 टाइम्स मोर रेडिएशन, जो कि इंसान के लिए फेटल होता है। तो अगर वो हम मैकेनिज्म समझ लें, और ये एक खास मकसद भी था आपकी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का ये टार्डिग्रेड्स का ये एक्सपेरिमेंट था। तो उससे अगर ये हम समझे कि डैमेज तो उसको भी होता होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी रिपेयर कर लेता है। अगर हम टिश्यू रिपेयर, सेल रिपेयर समझ लें कि कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो शायद एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एजिंग जो है, अब एजिंग क्यों हमारी होती है? एजिंग इसलिए होती है कि डीजनरेशन इज हायर देन रीजनरेशन। अगर हम रीजनरेशन को समझ लें, तो अगर फास्ट रीजनरेशन होगा तो आदमी कभी बुढ़ा होएगा ही नहीं। मेरे ख्याल से दैट विल बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बट इट कुड बी अ गुड सोल्यूशन ऑल्सो एज अ साइड इफेक्ट। लेकिन स्पेस में अगर हम जाएंगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए मार्स पे जाएंगे, तो कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से तो डेथ हो जाएगी लोगों की। अगर हम ये समझ लें कि कैसे टार्डिग्रेड्स का क्या मैकेनिज्म है, तो वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये खास बात मैं बताना चाहता हूं। आरसी कपूर जी, अंतरिक्ष में माना जा रहा है कि इस मिशन के बाद, इसकी सफलता के बाद भारत को एक नई पहचान मिलेगी। और खासतौर से ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जो किट गई थी, जिनसे शुभांशु ने पूरे प्रयोग किए, वो स्वदेशी निर्मित थी, स्वदेशी टेक्निक्स पर आधारित थी। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है और ये हमारे लिए वाकई में गर्व की बात है कि भारतीय विज्ञान संस्थानों की ओर से जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए और इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए गए, उनका इस्तेमाल शुभांशु जी ने वहाँ बखूबी किया है। और जैसा कि मेरे दोस्त लोग जैसे बता रहे हैं, तो काफ़ी कुछ डेटा जो है, जो इच्छित क्वांटिटी में था, वो तो डेफिनेटली आया है। इसके अलावा जो शुभांशु जी की जो इंटरेक्शन रही है विभिन्न वेटरन एस्ट्रोनॉट से, और इस सारी की सारे सफ़र में वो 4 सिस्टम्स के प्रति जो है उनका एक्सपोजर हुआ है। देखिए, उनकी ट्रेनिंग रशिया में हुई और इसरो का अपना ट्रेनिंग सिस्टम था, और इसके अलावा नासा और स्पेस एक्स के जो सिस्टम्स हैं, उन सब से उनकी फैमिलियराइजेशन हुआ है और उनकी इंटरेक्शन हुई है। तो ये जो जानकारी है और जो वो ट्रेनिंग से गुजरे हैं, और अब तो लाइव उन्होंने उस सब से को महसूस किया है। और इसके अलावा जो भी अभी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने सफलतापूर्वक किए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है वैल्यू एडिशन है हमारे अपने गगनयान प्रोग्राम के लिहाज से। और बिल्कुल अब तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये अनडॉकिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जैसे कि हम इस समय बातें कर रहे हैं। तो करीब 20 मिनट में जाके वो फिर वो अप्रोच जो जोन है, उनका अप्रोच इलिसॉइड है, उससे ये बाहर निकल आएंगे और फिर जो है ट्रेजेक्ट्री एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। और उसके बाद जो है एक वो स्लो प्रोसेस शुरू होगी लोअरिंग ऑफ द ऑर्बिट की। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे मुख्य रूप से जो है वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंसेज और ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर के हैं। उनका एक खास किस्म का हेडसेट वो पहने थे, तो ब्लड फ्लो किस तरह से जो है उसमें बदलता है, तो हम किस प्रकार से हमारे जो है न्यूरल सिग्नल्स जो है चलते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो हाई स्ट्रेस कंडीशंस में आप क्या बिना आप मतलब कैन आवर थॉट्स कंट्रोल द कंप्यूटर्स। मतलब मेन चीज़ है कि हमारे विचार जो हैं उन
सिर्फ उसी के आधार पर हम क्या अपने कंप्यूटर्स को कंट्रोल करके कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से उसको समझिए कि चैलेंजिंग वो था एक्सपेरिमेंट। तो ये जब वापस आएंगे कल करीब 3 बजे के आसपास फ्लैश डाउन है, तो उसके बाद तो 7 दिन का इनका रिहेबिलिटेशन है और जो फ्लाइट सर्जन्स हैं उनकी देखरेख में जो है ये रहेंगे और फिर पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से उनको अडेप्ट होना है, क्योंकि अब तक जो भागहीनता की स्थिति में थे। और री एंट्री के बाद तो खास तौर से जो है जब ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद अचानक जो है वो ऐसे लगता है कि उनका स्पेस सूट जो है बहुत भारी हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी से वो करीब 1.9 या 2.0 ऐसे ग्रेविटी में अचानक उनको वो आना पड़ रहा है। फोर्स स्लो डाउन रहता है और जब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ड्रोग जो पैराशूट्स खुलेंगे उसके कुछ सेकंड बाद जो है मेन पैराशूट्स खुलेंगे। और जैसा कि आपने सुनीता विलियम्स जी के समय में भी देखा होगा जब ये लाइव कवरेज चल रही थी, तो लगभग वही प्रोसेस हमारे सामने कल आने वाली है। बिल्कुल, मैं आगे इस पर बात भी करूंगी अपने दूसरे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले टी राघवन, लाइव तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं, फिलहाल क्या चल रहा है, अगर आप प्रोसेस बता पाएं, वहां पर क्या लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनडॉकिंग का जो कमांड है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे जब ये डॉकिंग हुई थी स्पेसक्राफ्ट की आईएसएस के साथ, तो एक पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कॉर्ड जो है वो स्थापित किया जाता है। उसके बाद जो स्पेसक्राफ्ट की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो आईएसएस के कंट्रोल में आ जाती है। अब उसे सेपरेशन का जो कमांड है वो सक्सेसफुल हो गया। वो दो जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहा जाता है वो सेपरेट हो गया। उसके बाद अब जैसा हमने आपको बताया, वो जो 6 के सेट में 2 बार हुक्स जो हैं वो हैचेस जो हैं वो क्लोज होंगे। उस प्रक्रिया को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक जो है प्रक्रिया, एक सेट ऑफ हुक्स जो है ऑलरेडी उसमें से खोल दिए गए हैं और कुछ ही मिनटों में, करीब 4.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बात की गई थी कि जो वहाँ से अनडॉकिंग बर्न जिसे कहा जाता है, वहाँ से एक पुश मिलेगा इस स्पेसक्राफ्ट को और ये आईएसएस से अलग होते हुए फिर अपनी जो है वापस धरती की यात्रा शुरू कर देगा। बिल्कुल दिनेश जी, जैसे कि अभी कपूर साहब भी बता रहे थे, सुनीता विलियम का जिक्र किया, मुझे याद है अभी हमने एजिंग को लेकर बात की कि जब सुनीता विलियम का धरती पर लौटने का जो मिशन था वो टलता रहा और सबसे ज्यादा बात इसी बात को लेकर हो रही थी कि एजिंग प्रोसेस क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से बढ़ता है। अब चूंकि एक रिसर्च इस पर भी हुई है, आप इसे अब कितना बदलता हुआ देख रहे हैं कि इन फ्यूचर इसमें हमें कितनी मदद मिलने वाली है, क्या बदल सकता है वहां पर भी और देश के भीतर भी अगर मैं बात करूं तो? हाँ, मैंने अभी जैसे कि आपको टार्डिग्रेड्स का एग्जाम्पल दिया था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में भी सेल रीजनरेशन यानी रिपेयर जो होता है, हमारी बॉडी हमेशा, हम तो बूढ़े होते रहते हैं चाहे यंगस्टर्स हो। वाई यंगस्टर्स रिमेन यंग इज क्योंकि उनके जो सेल्स डैमेज होते हैं, नए सेल्स रिपेयर करने वाले जल्दी जल्दी पैदा होते हैं। अभी एक चीज़, एक जापान वालों ने पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ बीज लेकर गए थे। अब की सुभांशु जी मूंग और मेथी का लेकर गए हैं। जापानीज वाले वो चेरी का बीज लेकर गए थे। जब वापस आए तो चेरी बहुत जल्दी जर्मिनेट होकर वो पेड़ मतलब फुल उसमें फल आने लगे। तो आगे जाके कॉस्मिक रेडिएशन से और जो भी प्रोसेस होती है, यही चीज़ हमको समझना है। अगर हम बाद में इंटरप्लैनेटरी मिशन जाएंगे तो वो हो सकता है 10, 15, 20 साल लगे उसको वहाँ पहुँचने में। तो इंसान तो तब तक क्या कहते हैं बूढ़ा हो जाएगा। तो कोई ऐसा सिस्टम अगर हम समझ लें कि वो उसकी एजिंग हम रोक सकें, तो वो मैकेनिज्म हमें इन्हीं सब चीज़ों से समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टार्डिग्रेड्स का बताया, आपको कॉस्मिक रेज आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ सेकंड्स के लिए रोकना चाहूंगी। Demated or detached from the space station, and the first set of hooks is now traveling. Again, there. Dragon separation confirmed. तो जैसे अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि 2 के सेट में अलग-अलग जो हुक्स हैं वो And Dragon Grace has officially undocked from the International Space Station at 6:15 a.m. Central, 7:15 a.m. Eastern, as the orbiting laboratory was flying 260 statute miles over the east coast of India. वो इनके अनडॉकिंग के लिए आजकल
जी इंटरनेशनल We also have स्टैंडर्ड बने confirmation हैं। that the first departure burn of the 4 departure burns is underway. And that first departure burn has completed. ये जो स्पेस स्टेशन से थोड़ा पीछे जाएगा जो ड्रैगन कैप्सूल है, क्योंकि एक सेफ डिस्टेंस पे इसको आना है, उसके लिए जो अपोजिट फोर्स के जो And then the next थ्रस्टर्स departure हैं burn, या depart रॉकेट हैं burn one वो will take चलेंगे, जो place in उसको about 5 minutes. क्योंकि अगर After that दूर नहीं departure burn जाएंगे is complete, तो क्योंकि ये दोनों Dragon घूम रहे will हैं cross और the key box here. इसको एक सेफ डिस्टेंस पे पहले जाना है और फिर नीचे की तरफ आना है, अनडॉकिंग With the unlocking, डी about a ऑर्बिटिंग minute जिसको ago कहते हैं, at जिसमें 6:15 a.m. हमारा Central, जो 7:15 a.m. स्पेस Eastern स्टेशन चल रहा है, घूम रहा है, उससे comprised of अलग ऑर्बिट में इसको आना है। ओके I'll explain this. जी जी प्लीज We are on it? या हाँ, अभी क्या होगा कि उसको डिस्टेंस पीछे मूव करने से पहले एक होता है सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर। शुरू में जब डॉकिंग होती है तो डॉकिंग में क्या होता है, सॉफ्ट कैप्चर होता है जब वो अलाइन करके पास में आ जाता है। हार्ड कैप्चर वो होता है जब वो उसके पेटल्स होते हैं तीन वो 6, एक ये जो डॉकिंग जो एक मैकेनिज्म हुक से अटैच्ड होते हैं वो डॉक हो जाते हैं, और जैसे लंच बॉक्स पुराने टाइम के होते हैं ना, उनको एक लैच लगा दिया जाता है। तो पहले वो लैच खोला जाएगा, फिर वो क्या कहते हैं कि 16 seconds. सॉफ्ट कैप्चर हार्ड कैप्चर हटा दिया जाएगा, सॉफ्ट कैप्चर वाला पार्ट वो रिवर्स होगा। जब वो दोनों फ्री हो जाएंगे, Laboratory. एक प्रकार से ढक्कन, मान लीजिए बोतल में ढक्कन लगा, बोतल का ढक्कन आप पीछे नहीं खींच सकते जब तक ढक्कन को आप अनलॉक नहीं करते हैं। तो पहले वो अनलॉकिंग होगी, तब वो थ्रस्टर्स उसको पीछे करेंगे। पीछे तो करेंगे। अभी वो अनलॉकिंग कर रहे हैं। अनलॉकिंग की प्रोसेस अनलॉकिंग का प्रोसेस ऐसा होता है जैसे ढक्कन आप लगा रहे हो तो पहले आप ढक्कन को बोतल के मुंह के ऊपर अलाइनमेंट पे लाते हैं, वो सॉफ्ट कैप्चर हुआ। फिर उसको जब घुमाते हैं वो हार्ड कैप्चर हुआ। हार्ड कैप्चर मतलब बिल्कुल टाइट हो गया। उसको पहले लूज करते हैं, घुमाते हैं, यहाँ पे घुमाते नहीं, यहाँ पे वो 4 3 पेटल्स होते हैं। तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड। वो अमेरिका फॉलो करता है। हमने भी जो है अभी अपने वाले में जो स्पेडेक्स इंडिया ने किया था वो थोड़ा छोटा है, लेकिन मैकेनिज्म वही सिमिलर है। क्योंकि आज तो हो सकता है कि एक्सियम गया, कल को इंडिया अपना भेजना चाहे वहां पर गगनयान को, उसको लॉक करने के लिए, वहां पे डॉक करने के लिए। परसों हो सकता है कि फ्रांस या जापान अपना कोई भेजें, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी 5-6 कंट्रीज हैं जो इसमें ये टेक्नोलॉजी वहाँ हासिल कर लेंगे अपना यान वहाँ भेजने के लिए। उसके लिए जैसे स्टैंडर्ड होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वैसा डॉकिंग मैकेनिज्म का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो अब हम भी फॉलो करना उसे हम भी फॉलो करेंगे, क्योंकि कल को हो सकता है हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले कि वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो डीकमीशन हो जाएगा 2030 में, लेकिन स्पेसएक्स एक नया स्पेस स्टेशन बना रहा है प्राइवेट अपना वहाँ पर। तो उसमें हो सकता है हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले कि हम अपना गगनयान ले जाके वहाँ पे क्रू भी ले जा सकें और सामान भी ले जा सके। और हम इन तस्वीरों पर भी बात करते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीके त्यागी जी, चूंकि अभी सर ने बताया कि जो स्पेसएक्स है वो अपना एक अलग प्राइवेट स्टेशन ही बना रहा है, इससे स्पेस टूरिज्म को आप किस तरीके से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की और कई बार हम ये बात कर भी चुके हैं कि अब जो स्पेस टूरिज्म है धीरे धीरे उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा और इस मिशन के बाद उसमें भी मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे ये दो बातें हैं, दो फर्क करना पड़ेगा। एक ये है कि इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हाँ, एक बात ये है कि स्पेस टूरिज्म यानी कि आपने जीरो ग्रेविटी का एक एक्सपीरियंस किया कुछ देर के लिए और वापस आ गए। दूसरा है जो आपका जो स्पेस स्टेशन वहां बन रहा है उसमें जाके आप रह रहे हैं। डॉकिंग मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका जो क्रू मॉड्यूल है उसको वो ले जाए। डॉकिंग अनडॉकिंग की आपकी टेक्नोलॉजी परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर जो लोग वहाँ रहेंगे, शुभांशु को जो ट्रेनिंग मतलब 2 साल से उनका ट्रेनिंग चल रहा है। तो अगर आपको स्पेस स्टेशन में रहना है तो एक खास तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे, कि आपको कुछ टेक्निक और जो मैन्युवरिटी है वो भी आनी चाहिए। दूसरी बात कि मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। स्पेस से धरती के लिए शुभांशु शुक्ला रवाना हो चुके हैं। अनडॉकिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब शुभांशु आपको बता दें कि धरती के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 22 घंटे का
जो समय है वो लगेगा। और इसके बाद कल लगभग भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें 3 बजे के आसपास स्प्लैश डाउन कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर वो जो कैप्सूल है वो करेगा। और अब उसी क्षण का सभी को इंतजार रहेगा। जो अनडॉकिंग की प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। जी सर, अपनी बात करें। हाँ, तो जैसे कि आपको स्पेस में जाना है, आपको याद होगा कि 7 या 8 मिनट लगे थे 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने में। लेकिन जो स्पेस टूरिज्म होगा वो तो आपको एक अनुभव कराना है कि स्पेस में जो है आपको ऐसे लगता है तो 300 किलोमीटर जाएगा, 350 किलोमीटर जाएगा, और कुछ देर वहाँ पे घुमाया और वापस ले आया। जी, एक तो ये बात हुआ, स्पेस टूरिज्म एक वो होगा। जी सर। दूसरा है कि आप जाके वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप देखिए कि जो अभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है पिछले 25 सालों से वो खाली नहीं रहा है। वहाँ पे हमेशा हमारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं। हाँ, और उसी और एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बने शुभांशु सर। मैं आपके पास भी वापस आऊंगी। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। नासा का ये अच्छा लाइव है ये, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अनडॉकिंग की प्रोसेस हो रही थी। अब शुभांशु शुक्ला आपको बता दें कि अब रवाना हो चुके हैं धरती के लिए। लगभग 22 घंटे का जो वक्त है वो लगने वाला है। 18 दिन शुभांशु ने आईएसएस पर बिताए हैं और 7 सफल प्रयोग भारत के लिए भी किए हैं, जबकि 60 अलग अलग जो प्रयोग हैं उसमें शामिल हुए हैं। उसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं लगातार।